हेलो जी, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बातचीत करेंगे आज की इस क्लास में भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ये क्लास स्पेशली जो है मैं बना रहा हूँ आगे आने वाले जून महीने में आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि इसके अलावा भी राजस्थान में आयोजित होने वाली और भारत भर में आयोजित होने वाली तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनमें करंट अफेयर्स जहां भी पूछा जाता है उन सब का कवर होगा। लेकिन राजस्थान के परिदृश्य से अगर बातचीत करें तो अब जल्दी होने वाली एक भर्ती परीक्षा है जिसका नाम है प्रथम श्रेणी अध्यापक, यानी स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है उसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास हमेशा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और उन सब को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। और ये सच है। जिस समय हम आप लोगों के लिए क्लास बना रहे हैं उस समय भी वक्त आप लोगों को पता होगा, रात के 9:30 बजने को है करीब, और अब शुरू किया है क्लास बनाना आप लोगों के लिए। धीरे धीरे और भी मैटर आप लोगों के लिए तैयार किया जाएगा। तो प्रथम श्रेणी अध्यापक की तैयारी करने वाले या इसके अलावा भी राजस्थान की तमाम परीक्षाएं, जिसमें सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, इसके अलावा थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी होगा, इसके अलावा पटवार है, अन्य भर्ती परीक्षाएं, उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगी। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि इनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है उनको उस मीटिंग में भेजा, क्योंकि इनको पता था कि जितना अब अकेले जाने पर फोकस रहेगा उतना उस समय नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय कई देशों के विदेशों के जो मेहमान हैं वो आते हैं तो इतना ध्यान शायद उन पर नहीं रहता, और उतने बायलैटरल रिलेशंस पर जो है वो बातचीत उतनी खुलकर हो भी नहीं पाती है उस समय। हालांकि एस जयशंकर उस समारोह में शामिल भी हुए, और यहाँ पर उस समय विदेश मंत्रियों का जो है वो क्वाड का एक सम्मेलन होता है, यानी 4 देश इसके अंदर हैं। उन क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी यहाँ पर क्या किया गया था, अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो अब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात होने वाली है। 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी रवाना होंगे यहाँ से। हालांकि 13 तारीख को मान लीजिए मुख्य आधिकारिक तौर से ये शुरू होने वाली है अमेरिका की यात्रा। अमेरिका के वाशिंगटन पहुँचेंगे शायद, और वाइट हाउस जाकर जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है, आईएमएफ, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो भी वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर ये दोनों के हेडक्वार्टर हैं। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में या भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के जुड़े हुए सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। तो यहाँ पर 12, 13 सब फरवरी लिखा है, लेकिन मुख्यतः वो 12 फरवरी से अमेरिका की उनकी यात्रा जो है वो आरंभ होगी। 12 तारीख को वो अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बन चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। किसके स्थान पर? पहले राष्ट्रपति कौन थे? शायद आप लोग ज़रूर बता पाएंगे कि अमेरिका के इससे पूर्व राष्ट्रपति कौन थे। 13 फरवरी, 15 फरवरी भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार, ठीक है, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। इन्हें अमेरिका का प्रथम नागरिक जो है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द अमेरिका, और दुनिया में सबसे पावरफुल देश राष्ट्रपति भी इन्हें ही माना जाता है। इसके बाद अगली बातचीत करें प्रधानमंत्री जो है इनके बारे में, कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान जो मुलाकात है वो किससे करने वाले हैं। तो आप सबको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, ये जो नाम आपके सामने लिखा हुआ होगा जो बाइडेन, इनके बारे में आपको पता भी होगा।
और अब जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। हालांकि वो विक्रम साराभाई से मुलाकात कर ही नहीं पाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात होगी। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, अमेरिका के बाद शायद उनका फ्रांस का दौरा भी है। कहाँ का है? फ्रांस का दौरा भी है। किसके बाद? अमेरिका के बाद। अमेरिका के बाद उनका फ्रांस का दौरा भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को पता होगा भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार और रक्षा सहयोग है उस पर चर्चा करनी है, ठीक है, या फिर एआई एक्शन समिट में भाग लेना है, या अमेरिकी सांसदों से मुलाकात करनी है, या भारत अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता करना है। अभी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर कोई बात नहीं है, लेकिन व्यापार और रक्षा सहयोग जो है उसको लेकर समझौते पर बातचीत जो है वो इसके अंदर की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान कौन सा प्रमुख मुद्दा चर्चा में आ सकता है। तो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार और टैरिफ जो है इसको लेकर विभिन्न देशों ने, हालांकि अमेरिका पर जो है वो चाइना और इसके अलावा कनाडा, ये सारे देश जो हैं वो प्रतिबंध या टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत के साथ इस मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से ज़रूर मुलाकात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और कई मुद्दे अन्य भी हैं। भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जिनको अब अमेरिका में कहा जा रहा है कि वो अवैध रूप से अमेरिका में बसने आए हैं, उन लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही है। इस वजह से उस मुद्दे पर भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की जा सकती है। इसके अलावा वो भारतीय मूल के जो लोग हैं उन लोगों से भी मुलाकात वहाँ पर अमेरिका में करेंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला पॉइंट आया है सॉरी, भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर और संगीतकार चंद्रिका टंडन जो है, इन्होंने 67वें ग्रैमी अवार्ड में अपने एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो है वो जीता है। और बियोंसे जो है उन्होंने 3 ग्रैमी नॉट लाइफ अस जो है इसके लिए उनको दिया गया है, और 3 ग्रैमी रिकॉर्ड या पुरस्कार जीत कर इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है बियोंसे ने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बियोंसे की फ़ोटो भी आप लोगों के सामने मैंने रखी है। ग्रैमी अवार्ड इन्होंने भी जीता है। तो चलिए 4 मुख्य श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों की अगर बात करें तो एक श्रेणी है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो नॉट लाइफ अस को दिया गया है, और उसमें मिला किसको है? केंड्रिक लेमर को मिला है। केंड्रिक लेमर जो है उनको दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर का नाम है काउबॉय कार्टर, बियोंसे को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइफ अस जो एल्बम है उसके लिए केंड्रिक लेमर को दिया गया, ये भी। इसके बाद में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो है वो चैपल रोवान को दिया गया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है इसके लिए चैपल रोवान को जो है वो पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चारों बात आपको समझ में आ गई। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपके सामने मैंने चंद्रिका टंडन का लिखा है। चंद्रिका टंडन का सवाल आगे आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो चंद्रिका टंडन का नाम, चंद्रिका टंडन, ये भारतीय मूल की है, भारतीय अमेरिकी मूल की आप कह सकते हैं इन्हें। और इन्हें ये पुरस्कार जो मिला है इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है। और आपसे इस पर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। और यहाँ पर लिखा है बियोंसे ने इतिहास रच दिया है और 50 साल में कंट्री संगीत श्रेणी के अंतर्गत ग्रैमी जीतने वाली वो पहली अश्वेत महिला मानी जा रही है। इसमें पहला सवाल है किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर व संगीतकार ने 67th यानी 67वां ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता है। तो पहला है अनुशंका शंकर नहीं, इंदिरा नूई नहीं, राधिका वेकारिया नहीं। इंदिरा नूई की बहन है जिनका नाम क्या है? चंद्रिका टंडन है। उन्होंने यह पुरस्कार जो है वो क्या किया है? जीता है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में मुख्य 4 श्रेणियों के विजेता के बारे में सही कथन जो है वो आपको बताना है। तो बता दिया, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो नॉट लाइफ अस जो एल्बम है उसके लिए केंड्रिक लेमर को दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो काउबॉय कार्टर बियोंसे को दिया गया है। इसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो नॉट लाइफ अस वो दिया गया है केंड्रिक लेमर को। केंड्रिक लेमर को ये 2 पुरस्कार आपके सामने। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जो वो चैपल रोवान को दिया गया। इसका मतलब ये सभी कथन आपके क्या हैं? सत्य है। इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो असत्य है। और दोनों बातें आपको याद होगी होगी। मुख्य तौर पर आपको चंद्रिका टंडन का नाम इस बार की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए याद करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय अमेरिकी आर्टिस्ट चंद्रिका टंडन ने 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है?
तो बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम जो है, या नहीं है यहाँ पर, ऐसे डॉट है ये, यानी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम जो है इस नाम से है, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। चंद्रिका टंडन जो है इनको बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम जो है इसके लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। चंद्रिका टंडन ने अपने ग्रैमी अवार्ड के लिए किस एल्बम को प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर आपके सामने है त्रिवेणी जो है इनका रचना है, इस त्रिवेणी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया है। यहाँ ब्रेक ऑफ डाउन नहीं, चैप्टर सेकंड हाउ डार्क इट एज बिफोर डॉन ऑप्स ये सब नहीं है। तो त्रिवेणी नाम भी याद कर लीजिएगा आप लोग, त्रिवेणी, त्रिवेणी जो है इस प्रकार का इनका एल्बम है जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। श्रेणी की अगर बातचीत की जाए तो बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम जो है इस श्रेणी के अंदर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, ये श्रेणी है, ठीक है, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट, ठीक है, इस श्रेणी के अंदर ग्रैमी अवार्ड दिया गया और ये 67वां ग्रैमी अवार्ड है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। त्रिवेणी किसकी, तो त्रिवेणी जो एल्बम है वो है चंद्रिका टंडन का, चंद्रिका टंडन, चंद्रिका टंडन का है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला है हॉकी इंडिया लीग 2024-25। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो है इसका आयोजन हो रहा है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस लीग के संदर्भ में इसका फाइनल मुकाबला हो चुका है। एक जो रांची राजगढ़ राड बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद के बीच में हुआ था, यानी बंगाल और हैदराबाद, इतना नाम याद हो गया तो भी बहुत है। बंगाल वर्सेस हैदराबाद, बंगाल वर्सेस क्या है, हैदराबाद। इन दोनों में से फाइनल मुकाबला किसने जीता, आपसे सीधा सवाल यही पूछा जा सकता है, बस और ज़्यादा चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं है। हॉकी इंडिया लीग जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि रांची राजगढ़ बंगाल टाइगर्स को चैंपियन बनने में मदद मिली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बंगाल विजेता रहा और हैदराबाद उप विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा, यहाँ पर हैदराबाद, और बंगाल इसमें क्या रहा, विजेता रहा। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर है 2024-25 के फाइनल मुकाबले में रांची राड बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को हराकर खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। तो ये है इसके उप विजेता और ये क्या है भैया साहब, ये है विजेता। ये बात आपको क्या करनी है, समझनी है। तो बंगाल टाइगर्स विजेता रहा और हैदराबाद जो है तूफान वो उप विजेता रहा हॉकी इंडिया लीग के अंदर। 2024-25 इंडिया लीग का ये फाइनल मुकाबला जो है वो अभी खेला गया। चलिए इस पर बातचीत करते हैं सवालों की। यहाँ लिखा है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के फाइनल में रांची राड बंगाल टाइगर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता, तो बंगाल ने हैदराबाद को हराकर ये खिताब जो है वो प्राप्त किया। मुंबई को नहीं, बेंगलुरु को नहीं और दिल्ली को नहीं, बल्कि हैदराबाद जो है, बंगाल ने हैदराबाद को हराकर। तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, बंगाल वर्सेस हैदराबाद जो है यहाँ पर मुकाबला हुआ फाइनल, और इस फाइनल मुकाबले में हैदराबाद जो है वो उप विजेता रही और बंगाल जो है वो विजेता रहा। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के फाइनल में रांची राड बंगाल टाइगर्स को चैंपियन बनाने किस खिलाड़ी ने अपनी हैट्रिक लगाई, तो सुनील चौधरी नहीं है, यहाँ है जुगराज सिंह। जुगराज सिंह की हैट्रिक की वजह से जो है वो बंगाल टाइगर्स चैंपियन बनने में सफल रही। तो जुगराज सिंह का जरूर ध्यान रखना, इन्होंने यानी 3 गोल जो हैं वो इस समय के इनकी हैट्रिक की वजह से ही बंगाल विजेता रही। इसके बाद अगला सवाल है, भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला, क्या है, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे और निर्वाचन आयुक्त भी रहे, यानी दोनों पदों पर इन्होंने काम किया है। इनकी 79 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो चुका है। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला का अभी निधन हो गया है। 2005 से लेकर के 9 तक, 2005 से लेकर 9 तक तो ये निर्वाचन आयुक्त रहे। फिर 2009 से लेकर के 10 तक, यानी जुलाई से लेकर के और यानी अप्रैल से लेकर के जुलाई 2010 तक ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये जो है इस पद पर रहे। तो इनके बारे में क्या सवाल अब आपसे पूछा जा सकता है, इनका निधन हुआ है इसलिए व्यक्तित्व के तौर पर आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका निधन 79 ईयर्स की उम्र में अभी हाल ही में हुआ वो कौन है, टी एन शेषन नहीं,
टीएन शेषन वो हैं जिन्होंने भारत में निर्वाचन आयोग की साख को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है, और वो अक्सर कहता था कि मैं सुबह नाश्ते में जो है वो क्या करता हूँ, राजनीतिक पार्टियों का ही नाश्ता करता हूँ, यानी किसी के दबाव में नहीं आने वाले टीएन शेषन थे। राजीव कुमार जो हैं वो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके बाद में रोहित कुमार नहीं है, नवीन चावला इनका सही आंसर है। नवीन चावला जो है वो उस समय के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। 2005 से लेकर 2009 तक ये निर्वाचन आयुक्त, फिर 2009 से लेकर के 10 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर, नवीन चावला कब से कब तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे? मुख्य चुनाव आयुक्त ये रहे 2009 और 10 के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। शायद बात मेरी समझ आ गई होगी। नवीन चावला चुनाव आयुक्त के पद पर कब रहे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पहले चुनाव आयुक्त ही थी 2005 से लेकर के 9 तक, 2005 से 9 तक इस पद पर रहे। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद समझ आ गई होगी तीनों बातें मेरी। और आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इतनी बात तो आपको सबको पता ही होगा, संवैधानिक संस्था है। ठीक है। जिस समय भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद पहले लागू किए गए थे, उस समय एक ऐसा अनुच्छेद जिसका उल्लेख इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ था, उसको ही पहले लागू किया गया था। और भारत में पहला चुनाव जो है वो 1952 में करवाया गया था, ऐसा भी आपको पता होगा। पहला चुनाव कहाँ करवाया गया था? 1952 में। लंबी प्रक्रिया चली थी उस समय, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते थे, निर्वाचन क्षेत्र भी बहुत दूर था, और भारत की जनसंख्या जो थी वो अशिक्षित थी। जितनी भी जनसंख्या थी उसमें 90% लोग जो हैं, इससे आसपास जो लोग हैं वो क्या थे? अशिक्षित थे। महिलाओं की संख्या भी उस समय काफ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सब महिलाएं जो वो वोट नहीं दे पाई थी। तो चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद में टाटा स्टील मास्टर 2025, तो वो बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता होगा शतरंज का जन्मदाता भारत है, और भारत में शतरंज दक्षिणी भारत में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। पिछले दिनों आपको एक नाम याद होगा जिन्होंने भारत को जो है क्या किया था, वर्ल्ड शतरंज विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर डी गुकेश जो हैं, डी गुकेश, उनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से बड़ा आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, वो भी क्या किया गया? अभी हाल ही में इनको प्रदान किया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले डी गुकेश जो हैं, इनको हराने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो ऐसे शतरंज के नए बादशाह या नए ग्रैंड मास्टर जो हैं आर प्रज्ञानंद पिछले दिनों भी चर्चा में आए थे, आपको पता होगा। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है वो टाटा द्वारा आयोजित किए गए टाटा स्टील मास्टर्स जो है उसमें क्या कर दिया है, इन्होंने इतिहास रच दिया है, और डी गुकेश को हराकर जो है वो सफलता हासिल की है। डी गुकेश को हराकर क्या किए? सफलता हासिल की है। डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीता है किसने? आर प्रज्ञानंद ने। तो अब एक नया आनंद भारत को मिला है। आपको पता है भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर खिलाड़ी और जिनके सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए, चेले मान लीजिए, ये विश्वनाथ आनंद है, जिन्होंने भारत को इस प्रकार विश्व स्तर पर सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्रदान किया था। चलिए तो अब इस पर सवाल जानने का प्रयास करते हैं। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जो है वो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जो है वो क्या किया था? जीता था, ऐसा आपको समझना है। यानी टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? विश्वनाथ आनंद ने। तो 2025 का खिताब किसने जीता था? तो 25 का खिताब टाटा स्टील का विश्वनाथ आनंद ने नहीं जीता। डी गुकेश ने उप विजेता रहे। आर प्रज्ञानंद जो है इन्होंने इसमें सफलता हासिल की। तो डी गुकेश जो है वो इसके अंदर क्या रहे थे? उप विजेता रहे थे। उप विजेता का पुरस्कार इनको मिला, और विजेता जो है ये रहे, विजेता कौन रहे भैया जी? प्रज्ञानंद रहे। ठीक है। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले जो है वो विश्व स्तर पर भारत को शतरंज में पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी है, और हर प्रकार का शतरंज का पहला खिताब इनके नाम पर है। 2025 टाटा स्टील मास्टर्स में आर प्रज्ञानंद ने किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? तो आपको पता है डी गुकेश को हराकर इन्होंने ये खिताब जो है वो अपने नाम पर किया है।
चलिए इसके बाद अगली बातचीत करें। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 जीतने के बाद आर प्रज्ञानंद ने किस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ा? तो 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद टाटा स्टील मास्टर्स जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंद बन चुके हैं। आर प्रज्ञानंद जो है वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। 2006 में किसने जीता था यही खिताब? 2006 में जीता था विश्वनाथ आनंद ने। और अब एक नए आनंद जो हैं वो भारत को मिल चुके हैं। स्टील मास्टर्स, टाटा स्टील मास्टर उनके बाद जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी है भारत की बेटियां। आपको पता होगा पिछला जो है वो T20 अंडर 19 विश्व कप जो है वो महिला T20 विश्व कप आयोजित हुआ और उसके अंदर पहला आयोजन 2023 के अंदर किया गया था। उसमें भी भारत विजेता रहा था। उसमें भी विजेता कौन रहा था? उसमें भी विजेता रहा भारत। और अगर बातचीत की जाए इसके आगे की कहानी की तो ध्यान रखना, भारत जो है उस समय भारत की कैप्टन जो थी वो शेफाली वर्मा थी। कौन थी? शेफाली वर्मा भारत की कैप्टन थी। अब दूसरा अवसर आया है 2025 के अंदर, 2025 या 24 का मान लो, ये 2024-25 में इसमें खेले गए जो है वो इसका आयोजन तो मलेशिया में किया गया। कहाँ पर? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। और एक बात ध्यान रखना है, इसके अंदर भारत जो है वो विजेता रहा। भारत विजेता रहा और दक्षिणी अफ्रीका को हराकर, किसको हराकर? दक्षिणी अफ्रीका को हराकर भारत ने ये खिताब जीता। और पिछली बार भारत ने जो है वो इंग्लैंड को हराकर, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर ये मुकाबला जीता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी पूरी समझ आ गई होगी। एक में अंडर 19 जो कप है T20 पहला 2023 में हुआ, भारत विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता रहा, शेफाली वर्मा कप्तान थी। इस बार भारत विजेता रहा, दक्षिणी अफ्रीका अभी भी उप विजेता रहा। और निकी प्रसाद जो है, क्या है? निकी प्रसाद, निकी प्रसाद, निकी प्रसाद इसमें भारतीय टीम की क्या रही? कप्तान रही निकी प्रसाद। और साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें उप विजेता रही। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है जो भी मैंने आपको बताई है। यहाँ पर निकी प्रसाद का नाम भी लिखा है। निकी प्रसाद भारतीय टीम के कप्तान, साउथ अफ्रीका को हराया। 2024-25 का था ये निकी प्रसाद। ये 2019 की सारी जानकारी, 23 की सारी जानकारी दे रखी है। इंडिया ने कप्तान शेफाली वर्मा थी, 7 विकेट से जीता था और भारतीय टीम पहला संस्करण जीतने में सफल रही थी और ये भारत का दूसरा खिताब है। चलिए सवालों पर आते हैं। भारतीय महिला अंडर 19 टीम में 2025 में कौन सा टूर्नामेंट जीतकर खिताब अपने नाम किया था? महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला अंडर 90 वर्ल्ड कप। तो अंडर 90 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में जीतकर जो है वो भारत की महिलाओं ने अपने नाम पर किया है। भारतीय महिला टीम ने 2025 के अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसको हराया? फाइनल मुकाबले में अभी साउथ अफ्रीका को हराया। और 2023 में हमने किसको हराया था? 2023 में हमने हराया था इंग्लैंड को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड में। और इस बार का आयोजन कहाँ पर हुआ सर? इस बार का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। मलेशिया के कहाँ पर? कुआलालंपुर। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी और फर्स्ट संस्करण भी भारत ने जीता था। इसके बाद में 2023 के पहले संस्करण में भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप जीता था? उस समय भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। और अभी 2025 में किसको हराकर जीता है? साउथ अफ्रीका को। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो वो है 2023 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? पहले कप्तान कौन थी? तो उस समय शेफाली वर्मा कप्तान थी। स्मृति मंधाना नहीं, मिताली राज नहीं और हरमनप्रीत नहीं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब कप्तान कौन है तो मैंने आपको बता दिया है, निकी प्रसाद जो है, क्या है? निकी प्रसाद जो है, नेकी करो बस, वर्ल्ड कप अपने आप जीत जाओगे, ऐसा याद कर लो। सॉरी, खांसी जो है थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पूरी क्लास जो है वो मैंने एकदम अच्छे से बनाने का पूरा प्रयास किया। कुछ दिक्कत आ जाती है कई बार। अब देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स पर आपको डिस्कस और कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो महत्वपूर्ण सवाल जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए। एक मैंने लिखा है NVS-02। आपको पता होगा कि इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा जो है वो 29 जनवरी को, कब? 29 जनवरी 2025 को अभी हाल ही में इसरो के द्वारा क्या किया गया था?
GSLV के द्वारा, GSLV जो है F-02 इसके द्वारा एक प्रक्षेपण किया गया था और ये इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। कौन सा? 100वां प्रक्षेपण था। और इस 100वें प्रक्षेपण के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, लेकिन भारत को इसमें जितनी सफलता भारत ने सोची थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। यानी जिन लक्ष्यों को लेकर भारत ने इसकी लॉन्चिंग की थी, AI टेक्निक कह दीजिए या तकनीकी कारणों की वजह से भारत इसमें इतना सफल नहीं हो पाया। यानी 100वीं उड़ान भारत ने जरूर भरी, लेकिन उनका मिशन अभी इतना कामयाब नहीं हो पाया है। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा है, भारत में पहली AI यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर खुलने वाली है। AI देश की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेगी? तो देश की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है वो खोली जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर जी? महाराष्ट्र के अंदर देश की पहली AI, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है AI का मतलब, जो कि आने वाले दिनों में नहीं, आज के टाइम में भी बहुत एडवांस टेक्निक आ चुकी है। तो ये AI यूनिवर्सिटी देश की पहली जो है वो महाराष्ट्र में खुल रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है या टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपको पता होगा MP में ही है। MP में शहडोल एक जिला है, कौन सा? शहडोल, वहाँ पर ही है। और यहाँ पर एक टाइगर था भीम नाम का, उसका अभी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया, इस वजह से ये चर्चा में आया। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है। और आपको पता होगा MP वैसे भी टाइगर स्टेट है। अभी हाल ही में RS की भर्ती परीक्षा में एक सवाल मैंने देखा, RS में पूछा गया था गुरु घासीदास, जबकि मैं उसको जिस दिन वो चर्चा में आया था गुरु घासीदास, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बताई थी। गुरु घासीदास नेशनल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है। ये सवाल आया था अभी अभी परीक्षा में, RS भर्ती परीक्षा में। वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो लाया गया था, आपको पता है, लेकिन इसके लिए एक संसद में JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, वक्फ संशोधन बिल के लिए गठित की गई संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी जो है उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। किसको? जगदम्बिका पाल जो है वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या बने, यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसको JPC के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, उसके अध्यक्ष बने। देश का पहला रेटिना बायो बैंक जो है वो कहाँ पर खोला जा रहा है? देश का पहला रेटिना, आपको पता आंख के अंदर रेटिना होती है, तो रेटिना बायो बैंक जो है वो अभी हाल ही में आपको पता रहना चाहिए केरल के अंदर। कहाँ पर? केरल के कोची में इस प्रकार की शुरुआत जो है वो की जा रही है। केरल के कोची में देश का पहला रेटिना बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद एक और सवाल है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया जा रहा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारत के भारत रत्न और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो है, इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया? प्रदान किया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? आपको ये बताना है। अभी 3 दिनों के अंदर अंदर ही मनाया गया है। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? भारत के अंदर जो है वो रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 89 हो चुकी है। आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा क्या है? रामसर साइट्स हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना। और 89 रामसर साइट हो चुकी हैं। आर्द्र भूमियाँ ऐसी कुछ दलदलीय या क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर जीवों के संरक्षण के लिए ये बनाए जाते हैं। तो भारत के अंदर सर्वाधिक रामसर साइट है। इसके बाद में 4 फरवरी यानी आज ही के दिन विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जा रहा है। कैंसर जो है वो एक तरीके का किसी शरीर के ऊतकों में अति वृद्धि के कारण जो है वो कैंसर जैसी बीमारी होती है, जो वर्तमान में सर्वाधिक होने वाली बीमारियों के अंतर्गत क्या है? शामिल है। तो मैंने कोशिश किया है अधिकांश सवालों को कवर करने का। इस एक पेज में ही मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 से अधिक सवाल एक पेज पे ही कवर करने का कोशिश किया है। इससे अधिक भी मैं सवालों को आपके सामने लेकर आऊँगा। ज़रूर मुझे बताइएगा और क्या सुधार किया जा सकता है आपके लिए। देखिए, आप लोगों को कुछ और साइड की बातें करने से कोई मतलब नहीं। कंटेंट जो है वो आपके सामने 1 नंबर का मैं मेहनत करके आपके लिए बना कर लाया हूँ। उसमें अगर किसी को कोई शिकायत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब लोगों को मैं बार बार इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कराऊँगा। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मित्र इन सब सवालों को याद करते रहें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास और एक दिन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो इस तरीके की प्रस्तुत करूं।
आप सबका बहुत बहुत आभार। तो गुड नाइट, जय हिंद, राधे राधे।